हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1, जिसमें कि हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कि 15 टोटल सेट्स हैं। और अब हम एक सेट को 2 पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं। पार्ट 1 में हिंदी और मैथ्स और पार्ट 2 में सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास। तो इससे पहले इसके 2 कंप्लीट सेट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। यहाँ आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। और अब जो लेखपाल की एग्ज़ाम डेट है वो 19 जून 2022 है। तो उसके लिए अभी तक कट ऑफ जो थी पैट की वो डिसाइड नहीं थी कि कितने नॉर्मलाइज्ड स्कोर वाले जो होंगे परसेंटाइल वाले की कितने बच्चे दे सकते हैं, जिनके उससे ऊपर होंगे। तो उसकी कट ऑफ भी अब डिसाइड हो गई है। तो उस कट ऑफ को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके उस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, वज्रदेह में समास बताइए। तो वज्रदेह का पहले हम समास विग्रह करेंगे। तो इसका समास विग्रह होगा, वज्र है जिसकी देह मीन्स जिसका जो शरीर है वो वज्र के जैसा हो। तो उसका तीसरा मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर दुर्योधन। तो यहाँ पर अगर तीसरा मीनिंग निकल रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समाज, जिसमें कि दोनों ही पद प्रधान ना होकर किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होगी, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है, वचनाव्रत समस्त पद का विग्रह क्या होगा। वचनाव्रत का जो विग्रह है ये हो जाएगा वचन रूपी अमृत। और इसमें अगर समास पूछ लिया जाए तो समास आ जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य उपमेय और उपमान का संबंध होता है, या कह सकते हैं विशेषण और विशेष्य का। तो यहाँ पर जो वचन है यह तो उपमेय हो जाएगा और जो अमृत है वो हो जाएगा उपमान। तो इसी वजह से यहाँ होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो गंगा का पहले देख लेते हैं कौन कौन से पर्यायवाची हैं। भागीरथी भी है, सुरसरी भी है और मंदाकिनी भी है, लेकिन जो अवतरणी है यह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर बिजली के पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दामिनी है, चपला है, तड़ित है, लेकिन जो छपा है यह बिजली का पर्यायवाची नहीं है। छपा होता है रात का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, साचर्य का विलोम शब्द क्या है। साचर्य का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर अलगाव। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। असहयोग का हो जाएगा यहाँ पर सहयोग और वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य। नेक्स्ट है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है हमें व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा समष्टि। नेक्स्ट है, किंचित तत्सम का तद्भव बताइए। तो किंचित जो है वो हमें तत्सम शब्द दे रखा है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा यहाँ पर कुछ। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कुछ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम हमें याद रखना है कि यहाँ पर से आ रहा है, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम के शब्द होंगे। तो इनमें से देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर ऐसा शब्द दे रखा है संस्कृत का जिसका तद्भव भी होगा। तो तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है ये है निकृष्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ फर्स्ट हमें दे रखा है तीखा। तीखा तद्भव रूप होता है और इसका जो तत्सम रूप होगा ये हो जाएगा तीक्ष्ण। नेक्स्ट है अटारी। अटारी भी यहाँ पर तद्भव है, इसका अगर हम तत्सम देखेंगे तो ये हो जाएगा अट्टालिका। और नेक्स्ट है गहरा। गहरा भी तद्भव रूप है, इसका हो जाएगा अगर हम तत्सम देखेंगे गंभीर। नेक्स्ट है, कल्पांत में कौन सी संधि है। तो जब हम कल्पांत को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कल्प प्लस आंत। तो कल्प प्लस आंत, तो यहाँ पर जो संधि कल्प प्लस अंत हो जाएगी तो जैसे मिला के कल्पांत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संधि है ये हो जाएगी दीर्घ संधि। नेक्स्ट, नी प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो नी प्लस कलंक, जब यहाँ विसर्ग होगा हमारा तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा, जब विसर्ग के पहले
इकार या उकार, तो ई की मात्रा यहाँ पर आ गई और विसर्ग के बाद का जो वर्ण है वो व्यंजन का, ख या पा, फा होना चाहिए। तो हमारा जो शेष षटकोण होता है विसर्ग की जगह वह बन जाता है। तो यहाँ पर नी प्लस कलंक में हो जाएगा निष्कलंक। यहाँ पर कलंक नहीं है तो यहाँ होगा आंसर ऑप्शन डी निष्कलंक। नेक्स्ट है जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सकते उसको बोलेंगे अच्युत। और अटूट होगा जो कि कभी ना टूटने वाला हो। अटल हो जाएगा जो अपनी बात से कभी ना टले। और अदेय हो जाएगा जो दिया ना जा सके। नेक्स्ट है जो नव में चलता है उसके लिए एक शब्द, जो नव में चलता है उसको बोलेंगे खेचर, क्योंकि यहाँ पर जो खे का मीनिंग है, खे का मीनिंग होता है आकाश और चर का मीनिंग होता है चलने वाला, तो नव में चलने वाला हो जाएगा खेचर। नेक्स्ट है आधी आवे बैठ गंवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो आंधी आवे बैठ गंवावे इसकी जो लोकोक्ति का अर्थ है ये है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। नेक्स्ट है बड़ी बुराई करना छोटी से बचना, अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है, तो यहाँ पर अर्थ दे रखा है बड़ी बुराई करना छोटी से बचना, तो उसकी कहावत देखनी है, ये हो जाएगी गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए, तो यहाँ पर है रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ये भी ठीक है। और राम घर जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि रामा घर को जाती है, ये गलत है। यहाँ आएगा रामा घर जाती है, तो यहाँ पर त्रुटि वाला हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। अगर इसको शुद्ध रूप में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। नेक्स्ट है एकाग्नि शब्द का लिंग बदले, तो जो एकाग्नि का जब लिंग बदला जाएगा तो ये एकाग्नि हमें दे रखा है स्त्रीलिंग में, तो इसका पुल्लिंग जो करेंगे तो ये हो जाएगा एकाकी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, उस, वधु, जनता या पिता। तो सर्वदा एक वचन रहने वाले कुछ शब्द होते हैं, तो यहाँ पर है जनता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें कर्म क्या है, तो अगर यहाँ से हमें कर्ता पूछा जाएगा तो कर्ता हो जाएगा प्रवीण, और अब हमें कर्म पूछा गया है तो प्रवीण के भाई, ये पूरा हो जाएगा कर्ता, कि प्रवीण के भाई को मिला है तो प्रवीण का भाई हो जाएगा कर्ता। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया तो उसे मिला क्या है, प्रथम पुरस्कार, तो प्रथम पुरस्कार हो जाएगा कर्म, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिकार, जिसमें अधिकार में मात्रा गलत है, ई की यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है अनुसरण, इसमें शय गलत बनाया गया है, यहाँ पे सपेरा वाला शय आएगा। नेक्स्ट है अध्ययन, तो अध्ययन बिल्कुल सही लिखा गया है जो कि शुद्ध शब्द है। और आगामी का यहाँ पर आएगा आगामी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, मृत्युदंड दिया गया है कि देखना है कौन सा सही लिखा गया है, तो ये हो जाएगा मृत्यु प्लस दंड, ऑप्शन डी। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो अनेकार्थक हमें देखना है जिसके एक वर्ड के कई मीनिंग हों, तो यहाँ पर नासिका का हमें पता है क्या होता है नाक, कान का कान हो जाएगा, नेत्र का हो जाएगा आँख, लेकिन अंग जो है ये अनेकार्थक शब्द होगा क्योंकि इसी के अलग अलग मीनिंग होते हैं, भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, इस टाइप से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निर्देश दिए गए नीचे दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये गद्यांश दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए, प्रकृति का रूप, कवि और प्रकृति, सच्चा कवि या प्रकृति का सौंदर्य। तो यहाँ पर शुरू में दे रखा है अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र रूप में, कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उन सब रूपों में लीन होता है। तो यहाँ पर कवि और प्रकृति दोनों के बारे में ही बात की गई है, तो यहाँ पर जो शीर्षक है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कवि और प्रकृति। नेक्स्ट है उपयुक्त
गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण और असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने में मिलते हैं। तो प्रबंध रचना में, मुक्तक रचना में, पिछले खेवे के कवियों में, या वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृति के प्राचीन कवियों में। तो यहाँ दे रखा है कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो यहाँ पर संक्षेपण के लिए जो इसका ये देखना है कि इसमें मेन क्या चीज़ दे रखी है। सच्चे कवि का हृदय प्रकृति के सभी रूपों में लीन होता है क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर सहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। सेकंड है हमारा जो केवल मुक्ता सहीम विदु मंडित मरकताव साज्वाल अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठती हुई सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं और तमाशहीन है, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा जिसमें पूरा बताया गया है वो ऑप्शन सी होगा। इसमें बताया है प्रकृति के दो रूप हैं, एक तो सुंदर और दूसरा बेडोल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में ही रमता है, किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया वह कवि नहीं होगा। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृति के प्राचीन कवियों में मिलता है, प्रबंध काव्यों में उसका वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर इसमें पूरा सारांश दे दिया है ऑप्शन सी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हिंदी के 25 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करते हैं मैथ्स के 25। तो क्वेश्चन 26 है, यदि समीकरणों 4x + 3y + 5 = 0 और 10x - ky - 7 = 0 का कोई भी हल संभव नहीं है तो k का मान क्या होगा। तो हमें करना है a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। तो a1 हमारा दे रखा है 4, a2 हो जाएगा 10 = b1 3 और b2 हो जाएगा -k। तो k की निकालनी है, यहाँ तक ही यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -4k = 30। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी -30/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -7.5। नेक्स्ट है एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो अपने वर्गमूल से 30 अधिक होनी चाहिए, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि अगर हम 16 को देखेंगे तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। तो 4 में अगर हम 30 प्लस करेंगे तो 34 आना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा हमारा कि वो 30 से अधिक नहीं है। फिर नेक्स्ट 36, तो 6 में अगर हम 30 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36। तो ये हमारा पता चल गया कि आंसर ऑप्शन बी ही होगा। 25 का देख लेते हैं, 5 होगा, 5 में 30 हम प्लस करेंगे तो ये 35 आता, और 49 का 7 में 30 हम प्लस करते तो 37। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। नेक्स्ट है एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल देख लेंगे तो वो हो जाएगा, हमने साइड ले ली अगर a है तो a² हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वो दे रखा है हमें वर्ग के विकर्ण का आधा। विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2a अपॉन हो जाएगा 2। तो इसके बाद हमें निकालना है कि जो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो पहले a से a कट जाएगा तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी और √2 से √2 कट के 1/√2। अब हमें निकालना है विकर्ण का, तो विकर्ण हो जाएगा √2a। तो इसमें हम √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो विकर्ण की वैल्यू हो जाएगी आंसर ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथा कोण 150 है तो समान कोणों में से प्रत्येक का मान क्या होगा। तो हमने तीनों को x मान लेंगे तो 3 तो हो जाएंगे हमारे x। अब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो उनका पूरा टोटल का सम होता है वो होता है 360 में से 150 को हटा देंगे तो बचेगा 210। अब उसको 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 कोण थे तो तीनों कोणों की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 70।
नेक्स्ट है दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था, तो बड़े भाई की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर दोनों भाइयों की योग दे रखा है कि 54 है, तो यहाँ पर दोनों को मान लेंगे। पहले भाई की हमने मान ली आयु x है, तो दूसरे की हो जाएगी 54 माइनस x। अब दे रखा है कि 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे से 3 गुना बड़ा था, तो 11 वर्ष पहले दोनों की ये पहला बड़ा वाला हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल्स टू, और 54 माइनस एक्स में से 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस एक्स, और इसका था वो 3 गुना। तो x माइनस 11 इक्वल्स टू 43 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 129 माइनस 3x। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 4x इक्वल्स टू आ जाएगा 140 और x की वैल्यू आ जाएगी 35। तो बड़े भाई की जो उम्र है वो हो जाएगी 35 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6,300 रुपये की बचत करती है तो जो उसकी मासिक आय है वो कितनी होगी। हमने मान लिया कि यहाँ पर जो उसकी मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी, 100% मान सकते हैं परसेंटेज में करके, तो 100% है। तो वो किराए में खर्च कितना करेगी, 30%, तो 30 रुपये हो जाएगी। अगर हमने पूरा 100 मान लिया तो ये कृतिका की आय जो घर के किराए पे खर्च होगी वो हो जाएगी 30। अब बची कितनी हमारी 70 का ये 60% घरेलू व्यय पे खर्च कर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7×42। अब उसने टोटल कितना खर्च करा, 30 तो घर के किराए पर खर्च करा, 42 उसने करा घरेलू व्यय पर खर्च, तो टोटल उसका जो खर्च है वो हो जाएगा 72। अब हमें देखनी है बचत कितनी हुई, 100 में से 72 को हटा देंगे 28, तो 28 उसकी टोटल बचत हुई है जो कि हमारी 6,300 के बराबर दे रखी है। अब ये परसेंटेज निकाल देंगे, 6,300 गुणा 100/28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 निम 63 हो जाएगा 900 और 7 चौक 28, 4 से ये कटेगा 25 बार, 25 निम्मा हो जाएगा हमारा 225। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22,500 रुपये उसकी कुल मासिक आय होगी। नेक्स्ट है 32। नेक्स्ट है दिया गया ग्राफ एक शहर में 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को 1000 में दर्शाता है। तो जो चार्ट में दिया गया है वो पहला स्तंभ जो कि ग्रे कलर का है वो बाइक को शो करता है, दूसरा वाला जो डार्क ब्लैक कलर का है वो कुल वाहनों को। तो बताना है दिए गए डाटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या है। तो हमें मार्च में देखनी है, मार्च में कितनी दे रखी है यहाँ पर देख लेते हैं। कुल टोटल जो वाहन है वो तो 25 दे रखे हैं और बाइक कितनी है 15, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे कितना आएगा 10, और 1000 में दे ही रखा था कि आंसर हज़ारों में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10,000। नेक्स्ट है सरल करें, 8 सही 1/3 गुणा 4 सही 1/5 डिवाइड बाय दे रखा है 5 सही 1/4। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, नॉर्मल मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। तो क्या करते हैं हम पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 और 1 25, तो 25/3 इंटू 4 5 20 और 1 21/5। डिवाइड वाले को डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर देंगे और उल्टा कर देंगे। तो पहले अगर हम सीधा इसका करते तो हमारा होता 4 पंजे 20 और 1 21/4, तो उल्टा हो जाएगा 4/21। 21 से 21 कट हो जाएगा, 5 से 5 25, तो बचेगा 5 चौक 20/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मिक्स्ड में लिखेंगे तो हो जाएगा 6 सही 2/3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निर्देश, विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठे जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में तथा इसमें पास व फेल होने वालों का अनुपात दिया गया है कि ये नगर दिए गए हैं, उम्मीदवारों की संख्या लाखों में है, वह पास व फेल वालों का अनुपात। तो बताना है कि नाम ई से, तो ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो ई से हमारे जो टोटल उम्मीदवार हैं वो कितने हैं 1.85 लाख में दे रखे हैं। पास का अनुपात कितना है, पास और फेल का 3:2, तो निकाल देंगे। पास वाले देखने हैं 3 अपॉन टोटल रेशो कितना आ जाएगा 5 इंटू 1.85, तो ये है हमारे लाख में। इसको हम हज़ार में करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा 1,11,000।
तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो ये अब हमें अब की दे रखी है 4410 और 2 वर्ष पहले की हमसे पूछी गई है। तो जो हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले में फॉर्मूला लगाते हैं वही सेम लगाएंगे। तो 4110 ये तो हमें दे रखी है। पी हमें निकालना है जो पहले थी 1 + 5/100। अगर बढ़ रही है तो यहाँ प्लस लेते हैं और घट रही होगी तो माइनस लेंगे। और कितने साल का है, 2 साल का, तो ये कट जाएगा 20 बार तो हो जाएगा 4110 इक्वल्स टू पी इंटू, तो 20 + 1 21, 21 × 21/20 × 20। तो 21 और 21 से कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। तो 2 दूनी 4 और 3 0 4000। इसका मतलब जो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4000। नेक्स्ट है, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। तो अभाज्य युग्म पहले तो कौन से होते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्या, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। पहले तो वो प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों ही, और उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो अगर हम सारे लिख लेंगे, अगर हम प्राइम नंबर, तो इसमें देखें हम तो कौन कौन से होते हैं, 3 और 5 होगा एक, फिर 5 और 7 होता है, 11 और 13 होगा, 17 और 19 होगा इस टाइप से, 29 और 31 होगा, 41 और 43, फिर 59 और 61 और लास्ट होगा 71 और 73। तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल ऐसे वाले नंबर हो जाएंगे हमारे 8 जो कि अभाज्य युग्म होंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी बंटन का बहुलक 16 और माध्य का 21 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो बहुलक निकाल देंगे डायरेक्ट। बहुलक हमें दे रखा है तो 16, 3 इंटू माध्य का, 3 इंटू माध्य का हो जाएगा 3 इंटू 21 माइनस 2 इंटू माध्य मीन्स मीन। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 21 दिया हो जाएगा 63 और अपॉन हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर है माइनस मीन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -47, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 47/2 सॉल्व करेंगे 23.5। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार पार्क का बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है जिसका क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो नए पार्क का अर्धव्यास क्या होगा। तो एक साथ फॉर्मूला लगा देंगे। हमने बड़े वाले का मान लिया कि कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो पाई से तो पाई हमारे कट हो गए। अब क्या बचेगा, r1 हम देखें यहाँ पर ब्याज दे रखा है तो ये कितनी हो जाएगी 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस ऐसे ही 12 का आधा करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 36 तो इक्वल्स टू 100। तो मतलब कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब यहाँ पर यही पूछा है कि नए पार्क का जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या कितनी होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मीटर। नेक्स्ट है, उमंग 250 सेब बेचता है और उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा। तो हमने मान लिया कि एक सेब का 1 रुपया हो जाएगा, इस टाइप से हम मान लेंगे। तो एक सेब का जो विक्रय मूल्य है एसपी वो 1 हो जाएगा। तो टोटल जो 250 सेब हैं तो टोटल एसपी कितना हो गया 250 और प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 50। अब हमें सीपी निकाल लेना है। तो प्रॉफिट है 50 इक्वल्स टू 250 माइनस सीपी। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 200। अब उसके बाद हमें निकाल देना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ हो गया 50, सीपी हो गया 200 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगी, तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 25%। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी वो होगी ऑप्शन डी 25%। नेक्स्ट है, 5 प्रेक्षणों x, x+2, x+4, x+6, x+8 का जो माध्य है वो 11 है। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो पहले इन पांचों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इन पांचों को प्लस करेंगे अपॉन 5 इक्वल्स टू 11। तो प्लस कर लेते हैं डायरेक्ट, 5 तो x ही हो गए हमारे, नंबर हो जाएंगे यहाँ पर 2 और 4 6 और 6 12 और 8 हमारा 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 11 पंजे 55। तो 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 35। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7।
अब शुरू के हमें 3 लेने हैं, तो पहला हो जाएगा 7, फिर 7 और 2 9 और 7 और 4 11। इन तीनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 27/3। तो मीन्स जो इन तीनों प्रेक्षणों का माध्य है ये हो जाएगा ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट है यदि 3x² प्लस ax माइनस 12 पूर्ण रूप से x माइनस 8 द्वारा विभाज्य है तो a की वैल्यू क्या होगी। तो पूर्ण विभाज्य दे रखा है तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम x की जगह 8 रखेंगे तो पूरा सॉल्व होके इक्वल हमारा 0 आना चाहिए क्योंकि पूर्णतः विभाजित है। तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 64 3 हो जाएगा 192 प्लस 8a माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 192 में से 12 हमारा जाएगा कितना आ जाएगा 180 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 8a। तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 22.5। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो बताना है कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय से आते हैं। टोटल हमें दे रखे हैं 1200 हैं, तो बताने हैं कि कार द्वारा कितने छात्र आते हैं। तो कार की जो डिग्री दे रखी है वो है 150। तो जब डिग्री को चेंज करेंगे तो 150/360 क्योंकि टोटल होती है इंटू बच्चे कितने हैं 1200। सॉल्व कर लेंगे इसको। 12 से यहाँ कटेगा 100 बार और 12 तिया 36, फिर 3 से कटेगा 3 पंजे 15, तो आ गए 500। तो जो टोटल 500 बच्चे हैं वह कार से आते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर अंकों का जो माध्य है वो कितना होगा। तो जब हमें इस टाइप से टेबल दी हुई होगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पूरा हमें fx निकालना होगा। ये हमारा हो गया x और ये हो गया f। तो हमें fx मीन्स इन सब की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेते हैं। 0 की 6 में करी 0, 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। अब एक तो हमें सिग्मा f निकालना है, तो सिग्मा f इन सबको प्लस कर देंगे। 6 5 4 3 2 5, तो ये आ जाएगा 25 और सिग्मा fx हो जाएगा, नीचे वालों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 70। तो 70/25 सॉल्व करके आ जाएगा 2.8। तो ये माध्य हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचे जाने की तुलना में उसे 870 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमें दोनों बार लगाना है, एक बार प्रॉफिट के लिए और एक बार लॉस के लिए। तो प्रॉफिट के लिए जब हम एक बार एसपी निकालेंगे तो कितना होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP/100। तो ये हो जाएगा हमारा कितनी 106/x। और दोबारा जब हम लॉस के लिए निकालेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा मीन्स 94x/100। अब दे रखा है कि जो 6% लाभ वाला है वो अधिक होगा हानि से 870। तो 106/x/100 इक्वल्स टू 94x/ यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 प्लस 870। इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर ले आएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 12x/100 इक्वल्स टू 870। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सॉल्व करके 7250। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन डी 7250। नेक्स्ट है अरुण की आय बाला की आय की 150% है और चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय 86,000 है तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले बाला की आय मान लेते हैं। बाला की आय हमने x मान ली, तो अरुण की आय कितनी हो जाएगी, तो बाला की तो हो गई x, अरुण की हो जाएगी उसकी 150% है, तो x का हमारा 150% निकाल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x/2। अब उसके बाद हमें निकालनी है चंदू की। तो चंदू की है अरुण की आय की 120%, तो 3x/2 इसका 120% निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 9x/5। तीनों को ही हम प्लस कर देंगे, इक्वल्स टू कर देंगे 86,000। तीनों को प्लस करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पर आ जाएगा
43x/10 इक्वल्स टू 86,000। अब 43 हमें पता है कि 43 2 ज़ा 86 होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20,000। तो आंसर होगा, तो x की वैल्यू तो हमारी हो गई 20,000। इसके बाद आगे भी पूछा है कि चंदू की आय कितनी होगी। ये तो बाला की आय निकल गई, तो चंदू की आय में रख लेंगे। चंदू की आय 9x/5, यहाँ पर रखेंगे तो 9 × 20,000/5, ये हो जाएगा 36,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अब हम देख लेंगे कि 1 दर्जन में कितने होंगी, 12 पेंसिल, और बच्चे कितने हैं, 8। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 4 से कट हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, फिर बचा 3 और 2, तो ये आ गया हमारा 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो 24 हो गया। पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 24, तो हमें एलसीएम मिल गया, इतनी होनी चाहिए पेंसिल। और एक पैकेट में कितनी है, 12, तो यहाँ पर पैकेटों की जो न्यूनतम संख्या है वो 2 होनी चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। तो यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। तो जब हमारा पूरा होता है वृत्त, तो उसकी जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। लेकिन जब हम अर्धवृत्त लेते हैं तो एक तो हमारा ये हो जाएगा πr, और प्लस हमारा होता है व्यास, तो ये होती है πr + 2r। तो अब हम यहाँ रखेंगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 दे रखी है यहाँ पर, r हो जाएगी 14 + 2r हो गया 28, तो 22 2 ज़ा हो जाएगा 44 + 28, तो ये आ जाएगा हमारा 72। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो लंबाई और विकर्ण का अनुपात क्या होगा। तो पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर रूट में प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 16 + 9 मीन्स 25, तो मतलब यहाँ आ गया 5। और लंबाई कितनी है, 4, और विकर्ण हो गया 5, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 4:5। नेक्स्ट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है। आयत की लंबाई 5 का स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 + 5 मतलब 30। तो जो आयत की लंबाई है वो 30 है और उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि चौड़ाई से 3 गुनी लंबाई है। तो इस वर्ग की परिधि क्या होगी। तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल देख लेंगे। आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 30 × 10 मतलब हो गया 300। 300 हो गया आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है, इसका 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 900। इतना हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद निकालनी है वर्ग की, पहले भुजा निकाल लेते हैं, इसका रूट हो जाएगा हमारा 30। अब उसके बाद निकालनी है वर्ग की परिधि, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक वर्ग की भुजा एक वृत्त के व्यास की आधी है। तो वर्ग की भुजा व्यास की आधी है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 1225 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, इसका रूट आएगा 35। इसके बाद दे रखा है जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त के व्यास की आधी है, तो वृत्त के व्यास की आधी, ठीक है। तो वृत्त का जो व्यास है वो कितना हो जाएगा, 70। इसके बाद निकालना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो r हो जाएगी 35, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे πr², 22/7 × 35 × 35, ये कटेगा 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 3850 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हिंदी के और मैथ्स के 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कल की क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज के 50 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।